अमीर वर्सेस गरीब स्कूल स्टूडेंट की दिवाली। अरे राहुल, ये देखो मेरे पिताजी मुंबई से कितने प्यारे प्यारे बम पटाखे लेकर आए हैं। तुम्हें पता है ये बहुत महंगे हैं। हाँ हाँ, महंगे तो होंगे ही। और तुम्हें पता है मेरे डैडी भी मेरे लिए रॉकेट लेकर आए हैं। बहुत ऊपर जाके फूटता है वो रॉकेट। चलो हम दोनों स्कूल के बाहर मैदान में अपने बम पटाखे फोड़ने चलते हैं। रौनक और राहुल दोनों ही अमीर परिवार से थे और वो दोनों अपने स्कूल के मैदान में जाकर बम पटाखे फोड़ने लगते हैं। अरे वाह, ये देखो ये फुलझड़ी कितनी प्यारी है। अरे रुको, अभी मेरा रॉकेट जब आसमान में जाएगा तो सब लोग देखते ही रह जाएंगे। राहुल ऐसा कहने के बाद अपना रॉकेट जला देता है जो आसमान में जाकर बहुत जोर से फूटता है। सभी बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और ये नजारा देखने लगते हैं। उनमें से ही 3 बेचारे गरीब बच्चे राहुल और रौनक को बोलते हैं, अरे वाह राहुल, ये रॉकेट तो मजेदार है। क्या मैं भी एक जला सकता हूँ? तुझे पता है ये कितना महंगा है? इतना महंगा है कि तेरी ये फटी हुई ड्रेस उतने पैसों में आ जाएगी। अरे इन बेचारे के गरीब माँ बाप इनको तो बम पटाखे भी नहीं दिलवाते। देखो माँ बाप पर मत जाओ, हमारे माता पिता भी ऐसे बम पटाखे हमें दिलवा सकते हैं। अरे गुल्लू की बच्ची, तू पागल हो गया है क्या? क्यों इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है? अरे आज तो ये पक्का हमें मरवाएगा। देखना, कल मैं भी अपने पिताजी से कहकर बम पटाखे मंगवाऊंगा और मेरे पिताजी ने वादा किया था कि वो मुझे दिवाली पर नई ड्रेस भी दिलवाएंगे। दिवाली पर तेरे डैडी मुझे ढेर सारे कपड़े दिलवाएंगे। तुम्हारे पापा तो तुम्हें एक स्कूल यूनिफॉर्म तो दिलवा नहीं पा रहे हैं। बड़े आए बम पटाखे खरीदने वाले। मैं जब चाहे अपने डैडी को कुछ दिलाने के लिए कह सकता हूँ। रौनक और राहुल अपने ही स्कूल के गरीब बच्चों के ऊपर हंसने लगते हैं। अरे बस करो, तुम अमीरों को तो बस दिखावा करना आता है, लेकिन दिखावे के बाहर भी एक असली दुनिया है। चलो, इन लोगों को हमारी बात समझ नहीं आएगी। अरे जाओ जाओ, चले जाओ, वैसे भी तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। रौनक की बात सुनकर राधिका, राजू और गोलू तीनों वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल के बाद वो तीनों जब अपने घर पर जाते हैं तो वो अपने माता पिता से कहते हैं, पिताजी आप हमारे लिए ड्रेस लेकर आने वाले थे ना? आप लेकर आए हो ना हमारी स्कूल ड्रेस? बेटा, दिहाड़ी करने के बाद मुनीब ने मुझे पैसे ही नहीं दिए और जो मेरे पास पैसे पड़े थे उनसे मैं सब्जी ले आया। अच्छा पिताजी, ठीक है, आप एक काम करो, मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं बम पटाखे खरीदूंगा। मनमोहन थोड़ा सोच में पड़ जाता है और उसके बाद अपने बेटे से कहता है, पैसे नहीं है बेटा गोलू, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाओ। कोई नहीं खिलाता मुझे अपने साथ, सब मुझे ये बोलकर भगा देते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूँ। ये सुनकर मनमोहन को बहुत बुरा लगता है। देखो बेटा, हर दोस्त एक जैसा नहीं होता। तुम अपने दोस्त अच्छे अच्छे बनाओ जो तुम्हें तुम्हारी गरीबी के चलते तुम्हारी तुलना न कर सके। मनमोहन ऐसा कहने के बाद आंगन में आकर लकड़ियां काटने लगता है। वहीं गोलू उदास होकर घर में ही बैठ जाता है। इधर राजू, राधिका भी अपने माता पिता से बम पटाखे जलाने के लिए पैसे मांगते हैं। माँ, मुझे बम पटाखे चाहिए, मुझे कुछ पैसे दो ना माँ। अरे बेटा, ये तेरी यूनिफॉर्म देख कितनी फटी हुई है। इसे खरीदने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है। तुझे बम पटाखे लाने के लिए पैसे कहाँ से दे दूं? पहले मैं पैसे जोड़कर तेरे लिए यूनिफॉर्म तो ले आऊं। हर बार कोई ना कोई परेशानी बताकर मुझे इसी तरह चुप करवा देती हो। अब मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। यहाँ राजू और गोलू अपने माता पिता से नाराज हो जाते हैं तो वहीं राधिका अपनी माँ के साथ फूलों की माला बनाने लगती है। माँ, दिवाली आने से पहले आप मुझे स्कूल ड्रेस दिलवा दोगी ना? बेटी, अगर माला का काम ऐसे ही अच्छा खासा चलता रहा तो मैं तुझे यूनिफॉर्म जरूर दिलवाऊंगी। राधिका ये सुनकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है और वो तीनों गरीब बच्चे रूखा सूखा खाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो फिर से फटी हुई स्कूल ड्रेस पहनकर अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। इस बार स्कूल में टीचर पुरानी फटी हुई और गंदी ड्रेस वाले बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देती है, जिसमें गोलू, राजू और राधिका भी होते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि स्कूल में अच्छी खासी यूनिफॉर्म पहन कर आनी है। ये कितनी गंदी है और बस ये फटी हुई भी है। अपने माता पिता को कहो कि एक नई स्कूल ड्रेस लाकर तुम्हें पहना दे। मैडम, मेरी माँ ने कहा है दिवाली से पहले वो मुझे एक नई ड्रेस दिलवा देंगी। चलो ठीक है, जाओ तुम यहाँ से। गोलू, राजू, तुम दोनों का मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने तुम्हारे माता पिता को कितनी बार कहा है
अब तो मैं उनसे डायरेक्ट बात करना चाहती हूँ। कल ही अपने माता पिता को स्कूल में लेकर आना, वरना स्कूल में आने की जरूरत नहीं है ये फटी हुई ड्रेस पहनकर। मैडम के कहते ही रौनक और राहुल दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। कल तक बम पटाखे लाने की धमकी दे रहा था, अरे एक स्कूल की यूनिफॉर्म तो ली नहीं जा रही इन गरीबों से। अरे भाई इन गरीबों का कुछ नहीं हो सकता, इन्हें छोड़, आज मैं नए नए बम पटाखे लेकर आया हूँ, आज हम उन्हें फोड़ेंगे। राहुल और रौनक स्कूल में अपने लाए बम पटाखे जलाते हैं। वो इतने अमीर थे कि स्कूल के टीचर भी उन्हें कुछ नहीं कहते। वहीं वो दोनों मिलकर गोलू, राजू और राधिका की बहुत बेइज्जती भी करते हैं, जिसके चलते उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो तीनों अब उदास रहने लगते हैं। ये देख उनके माता पिता खूब मेहनत करते हैं ताकि वो उनके लिए कम से कम एक स्कूल की नई यूनिफॉर्म ले सकें। कुछ ही दिनों बाद दिवाली आ जाती है और वो तीनों उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। देख राहुल, इन बेचारों के पास तो नए कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। देख रहा हूँ, ये देखो गोलू, राजू, राधिका, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कितना प्यारा कुर्ता पजामा लेकर आए हैं, अच्छा लग रहा है ना? पता नहीं तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, तुम्हें एक जोड़ी दिवाली के कपड़े भी नहीं दिला सकते। अरे तुम्हें पता है, दिवाली की शॉपिंग में मेरे पिताजी मेरे लिए 5 जोड़ी कुर्ता पजामा लेकर आए हैं और मैं तो थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें बदल बदल कर पहनूंगा। इस तरह वो दोनों उन्हें चुड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं और वो तीनों अपना मुंह लटकाए घर वापस अपने घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचते ही उन तीनों के माता पिता उन्हें नई स्कूल ड्रेस देते हैं। अरे वाह, ये क्या, ये तो नई ड्रेस है, मेरे स्कूल की नई ड्रेस, बहुत प्यारी लग रही है। आखिरकार आपने ये खरीदी ली? हाँ बेटा, ज्यादा लकड़ियाँ काटने से यही फायदा हुआ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज खरीद पाया। और आप मेरे लिए दिवाली पर पहनने के लिए कपड़े नहीं लेकर आए? आज आपको पता है ना दिवाली है। कोई बात नहीं बच्चा, आज तुम इसे ही पहन लेना, ये स्कूल यूनिफॉर्म भी बहुत बिल्कुल नई है। ये सुनकर भी गोलू बहुत खुश होता है। उन तीनों के माता पिता नई यूनिफॉर्म के साथ थोड़े से बम पटाखे भी लेकर आए होते हैं, जिसके बाद वो तीनों मिलकर अपनी यूनिफॉर्म पहनकर ही अपनी दिवाली मनाने लगते हैं। वो तीनों बहुत खुश होते हैं और वहीं दूसरी तरफ रौनक और राहुल के घर में उनके माता पिता लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, जिसे देखकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। मेरे माता पिता तो हर साल कोई भी त्योहार आता है उसी पर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। दिवाली थी, लक्ष्मी पूजा भी होनी थी, लेकिन मेरी माँ मेरे डैडी से लड़ाई करके अपने मायके चली गई। अब मैं किसके साथ दिवाली मनाऊं? राहुल और रौनक दोनों ही उदास होते हैं। तभी वो अपने सारे बम पटाखे लेकर अपने स्कूल के गरीब बच्चों के पास आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वो थोड़े से बम पटाखे जलाकर भी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह राजू, राधिका, गोलू, तुम तीनों की तो नई ड्रेस भी आ गई। हमने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कहा, हमें तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। रौनक और राहुल दोनों अपने तीनों गरीब दोस्तों से माफी मांगते हैं। वहीं राजू, राधिका और गोलू उन तीनों को माफ कर देते हैं, जिसके बाद रौनक और राहुल दोनों अपने बम पटाखे अपने गरीब दोस्तों के साथ शेयर करके दिवाली के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और उस दिन के बाद से उन सभी में एक गहरी दोस्ती हो जाती है और वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। भैया, घर में राशन भी खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या करें? पूरे दिन दिहाड़ी पर काम करने के बाद भी हम लोगों को हमारी मेहनत की कमाई नहीं मिलती। पता नहीं ऐसा और कब तक चलता रहेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर हम लोग करें तो क्या करें। एक गांव में अंकुश, अरविंद, कैलाश तीनों भाई रहा करते थे। वो तीनों ही शादीशुदा थे, लेकिन उनके जीवन में गरीबी से परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं उनकी एक बीमार माँ भी थी। कितनी देर हो गई है, अभी तक हमारे पति काम से नहीं लौटे। वो तीनों रोजाना काम ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें काम ही नहीं मिलता। कोई दिहाड़ी करने के लिए अपने यहाँ जगह देता ही नहीं है। गांव से कंपनियां बाहर नहीं गई होती तो इतनी परेशानी झेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं हम लोग। वो आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी उन तीनों के पति वापस घर लौट आते हैं। प्रेरणा, जाओ जरा एक गिलास पानी लेकर आओ। प्रेरणा एक गिलास पानी लेकर आती है और अंकुश को दे देती है, जिसके बाद अंकुश पानी पीता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज भी हमें कोई काम नहीं मिला, तुमने खाने में क्या बनाया है? कहाँ से बनाती, खाने के लिए तो घर के अंदर एक दाना तक नहीं था। ये तो बताओ, तुम दोनों यहाँ पर हो, तुम्हारे बड़े भाई कहाँ रह गए? अरे रास्ते में एक आदमी मिल गया था जिससे भैया काम के सिलसिले में बात कर रहे थे, थोड़ी देर रुक जाओ, आते ही होंगे। कैलाश उसी समय वापस घर लौट आता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथ में कुछ पैसे होते हैं। फौरन तैयार हो जाओ, आज रात हमें शहर के लिए निकलना है, हमारी तो किस्मत ही खुल गई है।
ये देखो, ये पैसे। पैसे? पैसे कहाँ से आए भैया? अरे मैं अभी गोवर्धन भैया से मिला था। वो गांव के लोगों को शहर में ले जाते हैं और उन्हें बहुत अच्छी नौकरी पर लगवा देते हैं। शहर में हम यहाँ से 5 गुना कमाएंगे और हमारी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। देखो जरा, उन्होंने मुझे ये पैसे दिए हैं घर का राशन डलवाने के लिए। जा अंकुश, इन पैसों से घर का राशन लेकर आ। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। उसी रात उन लोगों को शहर के लिए निकलना होता है। अपना सारा जरूरत का सामान पैक करके वो तीनों भाई गोवर्धन के पास पहुंच जाते हैं। आ गए तुम तीनों? चलो अच्छी बात है, जल्दी से टेम्पो में चढ़ जाओ। आज मैं सभी को लेकर जा रहा हूँ। शहर रहना, खाना पीना सब तुम्हें वहीं मिलेगा। गोवर्धन टेम्पो से सभी आदमियों को भरकर शहर के लिए रवाना हो जाता है। उन्हें गए हुए महीना हो जाता है, लेकिन 1 महीने के अंदर उनकी कोई खोज खबर उनकी पत्नियों तक नहीं आ पाती। कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, पता नहीं कब हमारे पति वापस लौटेंगे। अरे बहू, आखिर मेरे तीनों बेटों को तुमने कहाँ भेजा है? वो वापस लौटकर क्यों नहीं आ रहे हैं? माँ जी, हमने उन्हें कहीं नहीं भेजा, बल्कि वो तो घर की परेशानियां देखकर खुद ही शहर चले गए। चलो, ये सारी बातें शाम को आने के बाद करेंगे। अभी हमें कोयले की फैक्ट्री में जाना है, वरना शाम का खाना खा नहीं पाएंगे। अमृता ऐसा कहकर आनंदी और प्रेरणा के साथ कोयले की फैक्ट्री में पहुंच जाती है, जहां वो सुबह से शाम तक काम करती है और 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम भी लगाती है। यहाँ हम तीनों मिलकर खुदाई कर रहे हैं। देखो जरा, आसपास कोई भी नहीं है। अब हमें भी चलना चाहिए। प्रेरणा ऐसा कह ही रही थी कि तभी खुदाई करते हुए आनंदी को एक कपड़े में बंधा हुआ कुछ मिलता है। क्या हो सकता है इसके अंदर? खोलकर देखती हूँ। अरे ये क्या? ये तो एक टिफिन बॉक्स है, लेकिन देखो जरा इसमें कितना पुराना और ये सुंदर है। सही कहा तुमने, लेकिन इस पर हमारा हक नहीं। चलो इसे दरोगा को दे देते हैं और उससे अपनी आज के दिन की दिहाड़ी ले लेते हैं। तीनों बहू दरोगा के पास जाती हैं, लेकिन दरोगा के साथ साथ वहां सभी मजदूर अपने अपने घर जा चुके थे, जिसके बाद वो तीनों भी उस टिफिन को लेकर अपने घर पहुंच जाती हैं। उस दिन उनके घर पर खाने का एक दाना भी नहीं था। पूरे दिन भूखे प्यासे रहने के बाद वो तीनों बहुएं उस टिफिन को हाथ में लिए एक दूसरे से बातें करती हैं। हमारे घर में खाने का एक दाना भी नहीं है, बहुत जोरों से भूख लगी है। माँ जी भी भूखी प्यासी पड़ी है, उनकी तो दवाई तक नहीं आई है। हमारे पति भी पता नहीं कहाँ जाकर बस गए, आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब तो भूख से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। काश मुझे बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिल जाते। आनंदी के इतना कहते ही टिफिन के अंदर से एक चमकीली रोशनी निकलती है और उस रोशनी के चलते वहां कई प्रकार के पकवान निकल आते हैं, जिन्हें देखकर वो तीनों बहू हैरान रह जाती हैं। मैंने जो देखा वही तुमने भी देखा? इस टिफिन की रोशनी से यहाँ कई प्रकार के पकवान निकल आए। क्या ये कोई जादुई टिफिन है? अगर ये जादुई टिफिन है तो अभी इसका पता चल जाएगा। मुझे एक बहुत स्वादिष्ट आइसक्रीम खाने का मन है। अमृता के इतना कहते ही टिफिन बॉक्स के अंदर से फिर से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी के चलते वहां आइसक्रीम प्रकट हो जाती है। हाँ सच में, ये तो एक जादुई टिफिन है। तभी टिफिन बॉक्स के मुंह, आंख, नाक बन जाते हैं और वो कहता है, हाँ सही पहचाना, मैं कोई मामूली टिफिन नहीं बल्कि एक जादुई टिफिन बॉक्स हूँ। कई सदियों पहले मैं महाराजाओं के लिए खाना बनाकर इस टिफिन में पैक करके उन्हें देने जाया करता था। मैं उनका खास बावर्ची था, लेकिन कुछ बावर्चियों ने जलन के चलते मेरी हत्या कर दी, जिसके बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मेरी आत्मा इस टिफिन में ही कैद हो गई। उसके बाद जब भी मैं किसी भूखे या मजबूर इंसान को मिलता हूँ तो उसकी मदद करता हूँ। फिलहाल तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बहुत जरूरत है। तीनों बहुएं अपनी सारी परेशानियां जादुई टिफिन को बताती हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे रहते तुम सभी भूखे पेट कभी नहीं सोओगे। जादुई टिफिन की मदद से उस रात तीनों बहू अपनी सास के साथ पेट भरकर खाना खाने लगती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो प्रेरणा के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे रुको दीदी, क्यों कोयले की खदान में मजदूरी करने जा रही हो, जबकि अब हमारे पास जादुई टिफिन है। आपको पता है ना, जादुई टिफिन से हम जितना खाना मांगेंगे वो हमें उतना खाना दे देगा। क्यों ना हम इसकी मदद से अपने लिए एक ढाबा खोले? सुझाव तो अच्छा है, लेकिन तुम ये बताओ, ढाबा खोलने के लिए जगह और टेबल और बड़े बड़े बर्तन कहाँ से आएंगे? हमारे पास वो तो कुछ भी नहीं है। प्रेरणा अपने गले से मंगलसूत्र उतार कर उसे बेच देती है, जिसके बाद कुछ पैसे आ जाते हैं। तीनों बहू मिलकर उन पैसों से ढाबा खोलने का सारा सामान ले आती हैं और ढाबा खुलते ही वो जादुई टिफिन से कहती हैं, जादुई टिफिन हमारी मदद करो। हमने ये ढाबा खोला है, इस ढाबे को चलाने के लिए यहाँ भरपूर खाना होना चाहिए, जो लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगे और वो खाना खाने यहाँ आए। आनंदी के इतना कहते ही जादुई टिफिन से एक रोशनी निकलती है और वहाँ रखे बड़े बड़े बर्तनों में कई प्रकार के खाने प्रकट होते हैं। किसी में पूरी, किसी में शाही पनीर तो किसी में बिरयानी आ जाती है।
जब जितना खाना चाहिए हो उसे मांग लेना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ पर ही हूँ। तीनों बहू बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वो उस ढाबे को चलाने लगती हैं। सुबह से दोपहर तक तो ढाबे में कोई नहीं आता, जिसके चलते तीनों का चेहरा बहुत मायूस हो जाता है। लेकिन दोपहर के बाद शाम होते होते धीरे धीरे कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं और सभी को उनके ढाबे का खाना बहुत पसंद आता है। खाना तो मैंने कई ढाबों का खाया, लेकिन यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है, मेरा तो पेट ही भर गया। मालती खाने के पैसों के साथ साथ उन्हें टिप भी देकर जाती है। इस प्रकार अब रोजाना वो ढाबा चलाती हैं और आखिरी में गरीबों को खाना खिलाते हैं। इसी के चलते वो तीनों अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। अब उनकी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं और वो अपनी सास का इलाज भी करवा लेती हैं। जिसके बाद सुष्मिता अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अब तो हमारे पास पैसे भी हैं और हमारी परेशानियां भी खत्म हो गई हैं। बहू, मेरे बेटों को ढूंढ कर ले आओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे अपने बेटों को देखना है, मेरा दिल बहुत सहमा हुआ है, पता नहीं कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। चिंता मत करो माँ जी, हम तीनों शहर जाएंगे और अपने पतियों को ढूंढकर जरूर लेकर आएंगे। अमृता, आनंदी और प्रेरणा के साथ शहर पहुंच जाती है और वहां पर अपने पतियों की फोटो पुलिस थाने में दिखाकर उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाती है। इसी के चलते शहर की एक कंपनी में छापा मारा जाता है, जहां उनके तीनों पति भी होते हैं। वो वहां से अपने तीनों पतियों को बचाकर वापस गाँव ले आती है, जहाँ उनके पति उन्हें अपने साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं। अच्छा हुआ तुम तीनों ने हमें ढूंढ लिया, वरना पता नहीं हम तीनों भाइयों का क्या होता। उस इंसान के झांसे में आकर मैं शहर चला गया था, लेकिन वहां उस कंपनी में दिन रात हमसे बहुत काम करवाते, हमें खाने पीने को भी नहीं देते। हमारी तो जिंदगी जानवरों से भी बदतर हो गई थी। लेकिन तुम तीनों ने हमें बचाया कैसे, और ये तरक्की इतनी जल्दी कैसे हुई? अंकुश के पूछने पर वो तीनों जादुई टिफिन के बारे में उन्हें बताती हैं, जिसे सुनकर वो तीनों भी बहुत खुश होते हैं और अब वो तीनों अपनी तीनों पत्नियों के साथ मिलकर जादुई टिफिन की मदद से ढाबा चलाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।